हड़बड़ाते हुए कहा। क्या हुआ, कुछ पसंद नहीं आया? आहान ने पूछा। आहान, ये बहुत सुंदर है। क्या ये सच में हमारा है? शनाया ने कहा। हाँ, ये सच में हमारा है। चलो अंदर चलते हैं, आहान ने कहा। दोनों कुछ कदम चलते ही घर के लिविंग रूम में पहुंचे। लिविंग रूम में ज्यादा तड़क भड़क नहीं थी, उसे बहुत सिंपल तरीके से सजाया हुआ था। लिविंग रूम की दीवार पर एक बड़ी सी शादी की तस्वीर थी। उस तस्वीर में जो दुल्हन थी वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। दुल्हन तस्वीर में ज्यादा खुश नहीं थी और दूल्हे के चेहरे पर भी जबरदस्ती की हंसी थी। ये आहान और शनाया की तस्वीर थी। 3 साल पहले दोनों एक दूसरे से शादी के लिए तैयार नहीं थे। शनाया आहान के बारे में अच्छा सोचती थी पर शादी नहीं करना चाहती थी। फिर भी अपने पिता के कहने पर शनाया ने आहान से शादी कर ली। तब शनाया ने इन सब बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और एक तस्वीर खिंचवा ली। उसके बाद उसने कभी उस तस्वीर के बारे सोचा नहीं था। जब शनाया ने वो तस्वीर देखी तो उसे बहुत बुरा लगा और उसके मन में उलझन पैदा हुई। अगर मैं आज ये तस्वीर नहीं देखती तो मुझे इसके बारे में कुछ याद ही नहीं आता। 3 साल से आहान ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उसने हमेशा मुझे समझने की और जानने की कोशिश करता रहा पर मैंने तो किसी भी तरह की कोशिश नहीं की। शनाया के मन में गिल्ट बहुत बढ़ गया है। आहान, मुझे माफ कर दो, शनाया ने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शनाया, क्या हुआ? तुम माफी क्यों मांग रही हो? आहान ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखते हुए पूछा। आहान को उसका थैंक यू बोलना तो समझ आ जाता पर सॉरी बोलना नहीं। आहान, ये तस्वीर यहाँ से हटा दो, शनाया ने कहा। हटा दूं? क्यों शनाया? आहान ने हैरान होते हुए पूछा। हाँ, इसे हटा दो, हम नई फोटो क्लिक करवा कर आएंगे। मैं सबको दिखाना चाहती हूँ कि मैं इस शादी में तुम्हारे साथ कितनी खुश हूँ। एक नई शुरुआत करेंगे हम, शनाया ने कहा। ओके शनाया, आहान ने कहा। हालांकि आहान को समझ नहीं आया था कि शनाया क्या और क्यों बोल रही थी पर फिर भी वो उसकी बात नहीं टाल सकता था। तुमने मुझे कभी भी सॉरी या थैंक यू बोलने नहीं दिया पर आज मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। सॉरी आहान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है पर मैंने आज तक तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। गिल फैमिली ने तुम्हें हमेशा ताने सुनाए हैं और तुम्हारी इंसल्ट की है पर फिर भी तुमने कभी कुछ रिएक्ट नहीं किया। मैंने भी अपना गुस्सा हमेशा तुम पर ही उतारा है। उस हर चीज़ के लिए सॉरी आहान। 3 साल में मैं एक बार भी अच्छी वाइफ नहीं बन पाई पर तुम हमेशा से एक परफेक्ट हस्बैंड रहे हो, शनाया ने रोते हुए कहा। आहान ने शनाया के आंसू पोंछे और उससे बहुत प्यार से कहा। शनाया, अगर तुम एक अच्छी बीवी नहीं हो तो इस दुनिया में कोई मेरी बीवी बनने लायक नहीं है। अपने बारे में ऐसा मत सोचो, अगर तुम नहीं होती तो मैं 3 साल पहले ही मर चुका होता। मैं ही तुम्हें अच्छी लाइफ नहीं दे पाया। तुम एक रॉयल लाइफ डिजर्व करती थी और मेरी वजह से तुम्हें ऐसी लाइफ जीनी पड़ी। नहीं आहान, मुझे कभी नहीं लगा कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ। मैं बहुत खुश हूँ, शनाया ने इतना कहा और आहान को गले लगा लिया। फिर उसने अपने मुलायम होठों को आहान के होठों पर रख दिया। आहान को कुछ समझ नहीं आया और उसके सोचने की सारी शक्ति खत्म हो गई। दोनों ने कुछ देर तक एक दूसरे को किस किया। जब शनाया पीछे हटी तब उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। वो भागते हुए बाथरूम में गई। उसके चेहरे से मुस्कान जा ही नहीं रही थी। उसने ठंडे पानी से अपना मुंह धोया। आहान ने 3 साल में कभी भी शनाया को ऐसे नहीं छुआ था। आज भी अगर शनाया एक कदम नहीं लेती तो ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं था कि आहान शनाया को पसंद नहीं करता था, बस आहान शनाया के कंसेंट की बहुत इज्जत करना था। शनाया ने मन में सोचा, ये मेरी और आहान की पहली किस थी। शनाया का दिल जोर से धड़क रहा था। अगर मैंने कदम नहीं लिया होता तो शायद आज भी आहान मुझे किस नहीं करता। शनाया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपना चेहरा अपने हाथ से छुपा लिया। कुछ देर बाद शनाया ने अपने आप को संभाला और बाथरूम से बाहर आई। इस वक्त आहान मुस्कुराते हुए वही खड़ा था। वो शनाया के मुलायम होंठ और उनके एहसास के बारे में सोच रहा था। जैसे ही शनाया बाहर आया आहान उसे प्यार भरी नजरों से देखने लगा। क्या देख रहे हो तुम? शनाया ने शर्माते हुए पूछा। देख रहा हूँ मेरी वाइफ कितनी अच्छी है, आहान ने शनाया को छेड़ते हुए कहा। अच्छा, शनाया ने कहा और फिर मन में सोचने लगी, तुम्हें अब याद आया है कि तुम्हारी वाइफ इतनी अच्छी है। इतना साल नहीं याद आया था जब हाथ भी नहीं पकड़ते थे। आहान के सामने शनाया की ये सब बातें बोलने की हिम्मत नहीं थी। तुम मुझे ऐसे नहीं देख सकते, शनाया ने कहा। अच्छा ठीक है, मैं नहीं देख रहा तुम्हें, पर एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें नहीं देख सकता तो फिर मैं दूसरी लड़कियों को देख सकता हूँ? आहान ने हंसते हुए पूछा। ये सुनकर शनाया का मुंह चट गया। उसने अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत। शनाया के सामने उसने किसी दूसरी लड़की के बारे में सोचा भी कैसे? शनाया को लग रहा था कि आहान की हिम्मत बढ़ती जा रही थी। शनाया जानती थी भले ही गिल फैमिली को नजर नहीं आता हो पर बाकी लड़कियों को नजर आता था। आहान दिखने में तो स्मार्ट था ही और उसकी फाइटिंग स्किल्स भी कमाल की थी। बैकग्राउंड तो बहुत बाद में आता है। आहान की ताकत देखकर ही लड़कियां उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकती थी। अगर ऐसा हो जाता तो फिर शनाया के पास हजारों लड़कियां होती डील करने के लिए। अगर तुमने किसी और लड़की को देखने के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, शनाया ने कहा। शनाया की ये बात सुनकर आहान को हंसी आ गई। तुम कह रही हो कि तुम्हें न देखूं, किसी और लड़की को भी नहीं देख सकता? कहीं तुम ये तो नहीं चाहती कि मैं लड़कों को देखूं? आहान ने पूछा।
शनाया समझ चुकी थी कि इस वक्त आहान उसकी टांग खींच रहा था। उसने भी आहान को ऐसा ही जवाब देने की सोची। ठीक है, तुम लड़कों को देख सकते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इतना बोलते ही शनाया खिलखिलाकर हंसने लगी। पर मुझे पड़ता है, आहान ने कहा। आहान बहुत खुश था कि अब दोनों नजदीक आ रहे थे और उनके बीच ऐसी प्यार भरी नोक-झोंक हो रही थी। अभी मुझे हमारा घर दिखाओ ना। जब शनाया ने ये बात कही उसकी आंखों में चमक थी। चलो, आहान ने हंसती हुई शनाया के प्यार से गाल खींचते हुए कहा। दोनों अब एक रियल कपल की तरह बिहेव करने लगे थे। आहान ने शनाया को पूरा घर दिखाया। लास्ट में वो उसे उनके बेडरूम में लेकर गया। उनका बेडरूम बहुत बड़ा था। बेडरूम में सभी चीज़ें शनाया की पसंद की थी। शनाया को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी फेरी लैंड में थी। शनाया, ये हमारा बेडरूम में, मैंने इसे तुम्हारे हिसाब से डेकोरेट करने की कोशिश की है, पर तुम्हें अगर कुछ भी चेंज करवाना हो तो तुम करवा सकती हो, आहान ने शनाया से कहा। नो आहान, आई लव इट, ये बहुत सुंदर है, शनाया ने अपनी खुशी दिखते हुए कहा। आओ मैं तुम्हें बेडरूम से व्यू दिखता हूँ। इतना कहते हुए आहान ने रूम की बड़ी सी खिड़की से पर्दे हटा दिए। पर्दे हटते ही सामने बहुत खूबसूरत पहाड़ था। रूम से व्यू देखकर शनाया की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने इससे पहले इतना खूबसूरत नज़ारा कभी नहीं देखा था। शनाया को शिमला हमेशा से बहुत सुंदर लगता था, पर इस रूम से शिमला और भी ज़्यादा सुहाना लग रहा था। ओ माय गॉड आहान, ये कितना सुंदर है, शनाया एक्साइटमेंट में उछलने लगी। आहान शनाया को ऐसे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हें सब कुछ पसंद आया, आहान ने कहा। आहान, मैं तुम्हें एक लिस्ट देती हूँ, कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मंगवानी है, शनाया ने कहा। वैसे तो घर पूरे तरीके से सेटल था, पर फिर भी कुछ चीज़ें थी जो वहाँ नहीं थी। शनाया इन सब मामलों में बहुत रेस्पॉन्सिबल थी। उसने सब चीज़ें अच्छे से ऑब्जर्व की थी और फिर एक लिस्ट बनाई थी। शनाया ने इसे अपना घर मान लिया था। उधर आहान के मन में थोड़ी उलझने आ गई थी। 3 साल पहले जब मैंने रायज़ादा परिवार छोड़ा था तब मुझे किसी चीज़ का डर नहीं था, मेरी कोई कमज़ोरी नहीं थी, पर फिर मुझे शिमला में शनाया मिली और मुझे पता भी नहीं चला कि कब मैं उसके लिए इतना ज़्यादा फील करने लगा। आज शनाया को इस तरह देखकर मुझे ये एहसास हो रहा है कि वो मेरे लिए क्या मीन करती है। अब आहान किसी भी कीमत पर शनाया को प्रोटेक्ट करना चाहता था। आहान ने इन 3 सालों में कभी भी अपनी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस छोड़ी नहीं थी, क्योंकि वो जानता था इससे वो शनाया को प्रोटेक्ट कर लेगा। आहान जानता था कुछ ऐसा था जिसकी वजह से रायज़ादा फैमिली के उसके साथ ये सलूक किया था, पर वो एग्जैक्टली क्या था वो आहान को अभी तक नहीं पता था। उसने बहुत बार सोचने की कोशिश की और कड़ी से कड़ी भी जोड़ी, पर कुछ था जो हमेशा छूट जाता था। शायद मम्मी को पता हो, आहान ने सोचा। उसे अचानक से याद आया कि 3 साल पहले जब उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी तब उन्होंने कहा था कि समय रहते रायज़ादा परिवार से दूर हो जाना। उसकी माँ ने उसे ऐसा क्यों कहा था? क्या वो ऐसा कुछ जानती थी जो आहान नहीं जान पा रहा? उसकी माँ को ये भी पता था आहान को मारने कुछ लोग आएंगे, इसलिए उन्होंने उसकी हिफाजत के लिए लोग भेजे थे, तभी तो वो बच पाया था। आहान सोच रहा था कि मनाली में जो हुआ वो सबको पता है, तो अब रायज़ादा परिवार चुप नहीं रहने वाला था। अब आदित्य रायज़ादा आहान को ऐसे ही पावरफुल बनते तो नहीं देख सकता था। शायद अनन्या का आना कोई नया तूफान लाने वाला था। आहान, आहान, शनाया ने 2-3 बार कहा। आहान इस सोच में इतना खोया हुआ था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ को शनाया उसे बुला रही थी। शनाया ने आहान को पहले कभी इतनी गहरी सोच में नहीं देखा था। आहान, तुम क्या सोच रहे हो? शनाया ने फाइनली उसे हिलाते हुए पूछा। हाँ, कुछ नहीं, आहान ने कहा। सब ठीक है ना? पहले कभी तुम्हें ऐसे नहीं देखा, शनाया ने कंसर्न के साथ पूछा। हाँ, मैं बस सोच रहा था कि हमारे बच्चे कब होंगे, आहान ने मूड को लाइट करने के लिए कहा। हैं, तुम क्या बोल रहे हो आहान, मैं बच्चे पैदा नहीं करना चाहती, शनाया ने उसकी टांग खींचते हुए कहा। कोई बात नहीं, हम अडॉप्ट कर लेंगे, इतना कहकर आहान हंसने लगा। आहान अब सोचने लगा था कि क्या आदित्य रायज़ादा उसे और शनाया को साथ रहने देगा। सब जानते थे कि शनाया आहान की कमजोरी थी। आहान को डर था कि कहीं अपनी उल्लू सीधा करने के लिए कोई शनाया का इस्तेमाल ना कर ले। आहान, ये घर कितना का है? शनाया ने आहान की गहरी सोच तोड़ते हुए पूछा। शनाया जानती थी कि यहाँ के सारे बंगले बहुत महंगे थे और ये वाला सबसे बड़ा और सुंदर था। शनाया जानना चाहती थी कि आहान ने इसके लिए कितने पैसे दिए थे। ज़्यादा का नहीं है, आहान से कहा। ज़्यादा का नहीं है मतलब? इतना बड़ा और सुंदर घर है, शनाया ने फिर से पूछा। करीब 10 करोड़ का, आहान ने सच बताने का फैसला किया। कार्तिक कोहली की वजह से ये बंगला मुझे 10 करोड़ में मिला है। कार्तिक कोहली, शनाया ने कार्तिक का नाम सुना था। कार्तिक और आहान एक दूसरे को जानते हैं, इसका मतलब आहान रायज़ादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से नाता रखता है। शनाया ने चीज़ें जोड़ना शुरू किया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अब क्या होगा जब शनाया को आहान की असलियत के बारे में पता चलेगा? शनाया ने कार्तिक कोहली का नाम सुना हुआ था। कार्तिक कोहली तो शिमला का सबसे बड़ा और अमीर बिजनेसमैन है। कार्तिक कोहली ही था जो स्प्रिंग कॉर्पोरेशन को बना रहा था और इस स्प्रिंग कॉर्पोरेशन में भी उसने बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया था। एक तरह से वो उसका मालिक भी था। शिमला में ऐसा कोई नहीं था जिसे कार्तिक कोहली के बारे में नहीं पता था।
शनाया ये सब मन ही मन में सोचकर परेशान हो रही थी। आहान के मुंह से उसका नाम सुनकर शनाया पर जैसे बिजली गिर गई थी। आहान का सरनेम रायजादा है, और अगर आहान कार्तिक कोहली को जानता है तो इसका मतलब ये कि आहान रायजादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से ताल्लुक रखता है। एक ही पल में शनाया का खूबसूरत चेहरा फीका पड़ गया था। आहान शनाया के चेहरे से समझ गया था कि वो क्या सोच रही है। उसने कुछ नहीं कहा, बस शनाया की तरफ देखते हुए कहा, तुम जो सोच रही हो वो सच है। आहान जानता कि कभी न कभी उसके सामने ये सच आने ही वाला था। इसका मतलब तुम उस फैमिली से हो? शनाया ने कांपते हुए कहा। हाँ, मैं रायजादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज था उत्तराधिकारी हूँ, और इस स्प्रिंग कॉर्पोरेशन में भी मेरा इन्वेस्टमेंट है। आहान ने उसे सच बता दिया। अब जब शनाया को उसकी सच्चाई पता चल गई थी तो उससे कुछ भी छुपाना मुमकिन नहीं था। शनाया को अब सब समझ आ रहा था। यश मेहरा आहान का क्लासमेट नहीं बल्कि उसका एम्प्लॉई था, इसीलिए आहान के कहने पर मुझे ये प्रोजेक्ट मिला था, और वो कार जिसमें आहान मुझे पिक करने आया था वो भी उसकी खुद की थी। मनाली में भी जो कुछ हुआ था अब मुझे वो भी समझ आ रहा था। अस्मिता और राज इसलिए मेरी और आहान की इतनी इज्जत कर रहे थे क्योंकि वो रायजादा परिवार का था। एक एक करके शनाया ने सारी कड़ियां जोड़ने की कोशिश की। शनाया को बिना आहान के कुछ बताए आज सब समझ आ रहा था। आई एम सॉरी शनाया। आहान के पास कहने के लिए और कुछ नहीं था। इससे ज्यादा वो शनाया को और कुछ नहीं समझा सकता था। शनाया को ये बताने का वक्त नहीं आया था कि वो आदित्य रायजादा की नाजायज औलाद है। उसके खुद के रिश्ते अभी अपने परिवार से उलझे हुए थे, इसलिए वो शनाया को आगे कुछ नहीं बता सकता था। शनाया का दिल बहुत भारी हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो बस इतना ही कह पाए, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है आहान, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके लिए तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। शनाया नहीं जानती थी कि आहान के मन में क्या चल रहा है। आहान ने 3 साल तक ये बात सबसे छुपा कर रखी और हर कोई उसे नालायक और फटीचे समझ रहा था, जबकि वो पूरे एशिया के सबसे अमीर खानदान का था। लेकिन आहान ने ऐसा क्यों किया? क्या वो हम सबके सामने एक्टिंग कर रहा था या फिर मिडिल क्लास लाइफ का एक्सपीरियंस लेना चाहता था? शनाया के मन में सवालों की गुत्थी और उलझती जाती। आहान, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। शनाया को सब कुछ समझने के लिए और अपने दिल को मानने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था। ठीक है, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे कॉल कर लेना शनाया। आहान भी समझ रहा था कि शनाया के मन में इस वक्त कितना बड़ा तूफान आया हुआ था। उसने उसे कुछ वक्त देना ही ठीक समझा। शनाया, मैं तुम्हें एक दिन सब बताऊंगा और वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है, आहान ने शनाया से कहा। शनाया ने इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहा। जब आहान रूम से चला गया तब शनाया को एहसास हुआ कि वो रो रही थी। शनाया के बहुत स्ट्रांग लड़की थी। सबने भले ही आहान को नालायक और यूजलेस बोला हो, पर उसकी नज़र में आहान बहुत अच्छा और लायक इंसान था। मैंने आहान पर आंख बंद करके भरोसा किया, पर उसने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। शनाया के मन को इस बात से बहुत ठेस पहुंची थी। उसके दिल में एक गांठ बन गई थी, और अगर वो उसे नहीं खोल पाई तो उसका और आहान का रिश्ता शायद खत्म हो जाएगा। शनाया बस रोती जा रही थी। तारांकन उधर बंगले से निकलने के बाद आहान का दिल भी बहुत भारी हो गया था। मुझे पता था कि जिस दिन शनाया को ये पता चलेगा उस दिन उसका रिएक्शन ऐसा ही होगा, पर फिर भी मैं शनाया को ऐसे नहीं देख सकता था। इन 3 सालों में पहली बार हमारे रिश्ते में ऐसी दरार आई है, और ये सब मेरे फैमिली बैकग्राउंड की वजह से। आहान ने सोचा, अगर उसे रायजादा फैमिली का डर नहीं होता तो वो शनाया को पहले ही सब सच बता चुका होता और उनके बीच ऐसी सिचुएशन आती ही नहीं। पर आहान भी क्या करता, उसके ऊपर भी डर की तलवार लटक रही थी। उसे अपने आप को बचाने के लिए तैयार रहना था, वरना शनाया के साथ जो होता सो होता, पर आहान के लिए मुसीबत हमेशा खड़ी रहती। इस वक्त मेरे पास सब ठीक करने का एक ही तरीका है, मनाली और शिमला में शांति लाना। मनाली से आने के बाद आहान को एहसास हो गया था कि रायजादा फैमिली को उसके बारे में पता चल गया था। अब छिपकर रहने का कोई मतलब नहीं था। विकी और रॉकी दोनों ही इस वक्त आहान के आदमी थे और उसे दोनों पर भरोसा था। वो दोनों भी आहान की बहुत इज्जत करते थे। अब आहान सबके सामने आना चाहता था। ये सोचते हुए आहान ने अपना फोन निकाला और विकी और रॉकी को मैसेज किया, पाम ट्री होटल पर मिलो। अब आहान अपनी टीम बनाना चाहता था और रायजादा नाम के भरोसे नहीं रहना चाहता था। अगर विकी और रॉकी उसके बुलाने पर वहां आ गए तो उसका भरोसा और पक्का हो जाएगा। इसके बाद आहान अपने गराज की तरफ गया और अपनी ऑडी कार निकली। फिर बहुत फुर्ती से आहान पाम ट्री होटल पहुंच गया। होटल बहुत ही लग्जरियस था, पर फिर भी आहान जैसी कार वहां किसी के पास नहीं थी। जैसे ही आहान कार से उतरा वहां एक गार्ड आकर खड़ा हो गया। वो नहीं चाहता था कि उस गाड़ी को कोई भी खरोंच जाए। अगर ऐसा हो जाता तो उसकी भरपाई उन्हें ही करनी पड़ती। आहान के कपड़ों को देखकर सबने उसे इग्नोर किया। आजकल के अमीर लोग कैसे कपड़े पहनते थे ये सब जानते थे, पर आहान ऐसा नहीं था। वो ज्यादा दिखावा नहीं करता था। वो जाकर एक टेबल पर बैठ गया। आहान के कार के पीछे एक और कार आई। इसको चलाने वाले आदमी के आहान जानता था। वो शनाया का भाई शौर्य गिल था। उसके साथ पैसेंजर सीट पर एक लड़की बैठी थी जिसने एक सेक्सी ड्रेस पहनी हुई थी। उसका गोरा था और फिगर भी बहुत सुंदर था। शौर्य उस लड़की से ही बात कर रहा था। शौर्य के चेहरे पर तो हंसी थी, पर वो लड़की उससे एटीट्यूड में बात कर रही थी।
शौर्य उसे देखते हुए ही ड्राइव कर रहा था। उसे एहसास नहीं हुआ कि उसकी कार आहान की कार को टक्कर मारने वाली थी। जब उस लड़के ने देखा तब उसने कहा चिल्लाते हुए, आगे देखकर। ये देखकर शौर्य ने अचानक से ब्रेक मारे। गार्ड की शक्ल पर 12 बज गए थे। अगर टक्कर हो जाती तो पता नहीं वहां कितना बड़ा हंगामा हो जाता। तुम गाड़ी चलाने पे ध्यान दोगे प्लीज? उस लेडी की आवाज में डिसैटिस्फैक्शन था। तुम्हारी वजह से अभी हम प्रॉब्लम में फंस जाते। यस सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। शौर्य का चेहरा भी उतर गया था। सामने को गाड़ी थी, वो लिमिटेड एडिशन थी। अगर उसको टक्कर लग जाती तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। छोड़ो, गाड़ी पार्क करो और अंदर चलो, उस लेडी ने कहा। शौर्य ने जल्दी से कार पार्क की और दोनों कार से उतर गए। जब उस लेडी ने आहान की कार को देखा तो उसकी आंखों में जलन थी। आहान को कार वाकई बहुत सुंदर थी। उसने ऐसी कार पहले कभी नहीं देखी थी। तभी उस लेडी ने वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, क्या आपको पता है ये कार किसकी है? क्या वो शिमला का ही कोई है? उसने तुरंत अपना सिर न में हिला दिया। वो अगर जानता तो भी नहीं बताता। उसे आहान रायजादा कौन है ये नहीं पता था। वो उसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता था। ओके, उस लेडी का दिल बैठ गया, पर फिर भी उसने ठान लिया था कि वो काम होने के बाद उस गाड़ी के पास खड़े होकर उसके मालिक का इंतजार करेगी। तभी वहां शौर्य आया और उसने कहा, नमिता चलो अंदर चलते हैं। दोनों जब रिसेप्शन तक पहुंचे तब नमिता ने कहा, तुम यहीं इंतजार करो, मैं अंदर जाती हूँ। ठीक है, जब तुम्हारा काम हो जाए मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, शौर्य ने स्माइल करते हुए कहा। जैसे ही शौर्य मुड़कर वापस जाने लगा उसे वहां पर आहान नजर आया। जब उसने आखिरी बार आहान और शनाया के बारे में सुना था तब वो मनाली में थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा। आहान शौर्य से कोई बहस नहीं करना चाहता था। अभी उसे बस अपना काम करना था, पर शौर्य को तो उससे पंगे लेने में मजा आता था। आहान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शौर्य उसके पास गया और उससे सवाल किया। तुम्हें इससे क्या मतलब? आहान ने स्माइल करते हुए पूछा। तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मैं शनाया का कसिन हूँ, तमीज से बात करो, शौर्य ने मुंह बनाते हुए बोला। शनाया का कसिन? आहान ने सोचा कि शौर्य में इतनी हिम्मत थी कि वो उससे इस रिश्ते के नाते बात करने आया था। क्या यही वो घर जमाई है? इस वक्त वहां नमिता आई और उसने ये सवाल किया। शौर्य के साथ कुछ दिन रहते हुए नमिता ने आहान के बारे में बहुत सुना था। जब भी वो आहान का नाम लेता था उसकी शक्ल बदल जाती थी। वो उसकी बेइज्जती करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। आहान के बारे में इतना कुछ सुनने के बाद आज नमिता फाइनली उससे मिल भी ली थी। हाँ ये वही है, शौर्य ने कहा। पूरा गिल परिवार जिससे नफरत करता था वो शनाया नहीं आहान था, और जब शौर्य को पता चला कि यश मेहरा उसकी क्लास में था तब से वो उससे और नफरत करने लगा था। अगर आहान यश को नहीं जानता तो स्प्रिंग कॉर्पोरेशन इन इंचार्ज शौर्य होता, शनाया नहीं। नमिता अगर कभी तुम इसे कहीं देखो तो इससे दूर हो रहना, शौर्य ने कहा। चिंता मत करो, मैं इसे अपने आसपास भी नहीं आने दूंगी, नमिता ने कहा। नमिता ने भी मान लिया था कि ये किसी काम नहीं है। कोई भी इज्जतदार आदमी घर जमाई बनने के लिए तैयार नहीं होता। गुड, शौर्य ने कहा। अच्छा अब तुम जाओ, मेरी बेस्ट फ्रेंड अभी बस आती ही होगी, नमिता ने कहा। ओके बेबी, मुझे कॉल कर देना जब तुम्हारा हो जाए, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, शौर्य ने कहा। अच्छा अब जाओ भी, नमिता ने इम्पेशेंट होते हुए कहा। इतना सुनकर शौर्य वहां से चला गया। शौर्य समझ गया था कि नमिता अभी भी उसे इतना ज्यादा पसंद नहीं करती थी, वरना वो उसे अपनी दोस्त से जरूर मिलवाती। आहान विकी और रॉकी का इंतजार करने लगा। तुम दूसरी टेबल ले लो, मुझे यहाँ बैठना है। आहान जिस टेबल पर बैठा था वहां से व्यू बहुत अच्छा था, इसलिए नमिता को वो टेबल चाहिए थी। क्यों, ये टेबल तुम्हारी फैमिली ने खरीदी है? आहान ने कहा। नहीं, पर मुझे ये टेबल अच्छी लगी, नमिता ने कहा। सॉरी मिस, आपको पहले आना चाहिए था। अब मैं इस टेबल से नहीं जाऊंगा, आहान के इतना कहा और विंडो के बाहर देखने लगा। इतने में वहां एक अधेड़ उम्र का आदमी आया और सीधा नमिता पर लपका। नमिता अपने आप को अपने कपड़े संभालने लगी। उस आदमी ने नमिता के कसकर हाथों से पकड़ा हुआ था। ये आदमी कौन है नमिता? उस आदमी ने पूछा। मनीष, ये गिल परिवार का घर जमाई है, नमिता ने कहा। घर जमाई? उस आदमी ने ये बात पहले सुनी थी पर उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने ये बात कहाँ सुनी थी। ये है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, आहान ने उसे ताना मारते हुए कहा। मनीष, तुम इसे अच्छे से सबक सिखाना, ये मुझे परेशान कर रहा था, नमिता ने कहा। अच्छा अभी बताता हूँ इसे, मनीष ने कहा और आहान की तरफ गया। मेरी गर्लफ्रेंड की तरफ देखने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? मनीष ने कहा। तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड है ये? आहान ने कहा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? नमिता का मेरे अलावा भी कोई बॉयफ्रेंड है? उस आदमी ने गुस्से पूछा। दरअसल नमिता का कैरेक्टर ऐसा ही था, जो उसे तोहफे देता था वो उसकी हो जाती थी। आहान इन सब में पढ़ना नहीं चाहता था, पर वो आदमी बार बार आहान से सवाल कर रहा था और नमिता वहां चुपचाप डरी सहमी खड़ी थी। अब आहान क्या करेगा? क्या वो नमिता का सच बता देगा या उसे बचाएगा? जाने दो मनीष, क्यों इसके मुंह लग रहे हो? नमिता ने हड़बड़ी में कहा। शौर्य सिर्फ गिल परिवार का उत्तराधिकारी था, पर मनीष अंडरवर्ल्ड की दुनिया से ताल्लुक रखता था।
नमिता जानती थी कि अगर आहान ने सच बता दिया तो मनीष उसे कभी माफ नहीं करेगा। तुम चुप रहो, मनीष ने नमिता को घूरते हुए कहा, फिर आहान की तरफ मुड़ते हुए कहा, हाँ तो क्या कहा था तुमने, मैं भी इसका बॉयफ्रेंड हूँ, इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? कुछ नहीं, बस कुछ देर पहले मैंने इसे और मेरे रिश्तेदार को बात करते हुए देखा था, उसने आपकी गर्लफ्रेंड को बेबी और डार्लिंग भी बुलाया था, आहान ने कहा। तुम झूठ बोल रहे हो, नमिता ने चिल्लाकर कहा और उसका कॉलर पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। इतने में मनीष ने उसे रोक लिया और अपनी तरफ खींचते हुए पूछा, क्या ये जो कह रहा है वो सच है? नहीं मनीष, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, नमिता ने अपनी तरफ से सफाई देते हुए कहा। अब मनीष कंफ्यूज हो रहा था, उसने फिर से आहान से पूछा, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? आहान ने फाइनली अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, चाहो तो जाकर होटल का सीसीटीवी चेक कर लो। जैसे ही नमिता ने सीसीटीवी सुना उसके चेहरे का रंग उड़ गया, वो जानती थी अगर मनीष ने सीसीटीवी देख लिया तो उसे सच पता चल ही जाएगा। उधर मनीष नमिता के चेहरे का रंग देखकर समझ गया था आहान सच बोल रहा है, उसे ये सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने नमिता के गाल पर एक चांटा मारा। मनीष मेरी बात सुनो, मैं उसके साथ सिर्फ टाइम पास कर रही हूँ, मैं उसे पसंद नहीं करती, मैं बस आपसे प्यार करती हूँ, प्लीज मेरा भरोसा करो, नमिता ने सुबकते हुए कहा। टाइम पास? मैं तुम्हें महीने के इतने पैसे देता हूँ फिर भी तुम्हारा टाइम पास नहीं होता, मनीष ने गुस्से में कहा। मनीष को उम्मीद नहीं थी कि नमिता ऐसा करेगी, वो हर महीने उसे बहुत पैसे देता था तो कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देता था, पर फिर नमिता और पैसों के लिए दूसरे लड़कों के साथ घूम रही थी। मनीष मुझे माफ कर दो, मुझ में लालच आ गया था, प्लीज आई एम सॉरी, नमिता मनीष के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। मनीष के मन में नमिता के लिए फीलिंग्स थी, वो उसे उसकी सुंदरता के लिए पसंद करता था और वो बहुत समय से उसके साथ थी, इसलिए उसने नमिता को माफ करने का फैसला किया। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, पर अगर मुझे कभी पता चला कि तुम दूसरे मर्दों के साथ घूम रही हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मनीष ने नमिता को धमकाते हुए कहा। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं, मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ, नमिता ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। ये सब देखकर आहान को हंसी आ गई, उसे लगा कि मनीष ने नमिता को बहुत हल्के में माफ कर दिया। आहान से रहा नहीं गया और उसके चेहरे पर हंसी आ गई। ये देखकर नमिता की आंखें गुस्से से भर गई थी, उसे आहान पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी वजह से मनीष ने उस पर हाथ उठाया था, पर उसे उस वक्त कुछ भी बोलना सही नहीं लगा। सुनो, तुम नमिता को परेशान के लिए मैं अभी तो तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा, पर आगे से ध्यान रखना, दफा हो जाओ यहाँ से, मनीष ने आहान की तरफ देखते हुए कहा। मनीष को आहान का रवैया और बात करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया था, वो दिल से उससे नफरत करता था। तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसी लड़की से बात करना भी चाहूंगा? आहान ने कहा। यह सुनकर नमिता और गुस्सा हो गई। ए लड़के, तमीज में रहकर बात करो, मनीष ने कहा। आहान का ये बात कहना सिर्फ नमिता की बेइज्जती नहीं थी बल्कि मनीष को भी नीचा दिखाना था, क्योंकि मनीष नमिता के साथ था। आहान खुद को उनके जितना नीचे नहीं गिरना चाहता था, उसने उन्हें इग्नोर करना ही ठीक समझा। वो वहां से अपने स्वीट की तरफ जाने लगा। जान आहान उन्हें इग्नोर करके वहां से जाने लगा तो मनीष को सहन नहीं हुआ, उसने तेज आवाज में कहा, वही रुक जाओ। आहान रुका और बहुत कामली उसने कहा, जाने दो। आहान बहुत जरूरी काम से वहां आया था और इस वक्त वो किसी भी लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता था। शनाया को लेकर वो वैसे भी काफी परेशान था, एक नई मुसीबत से डील करने का उसका बिल्कुल मन नहीं था। नहीं जाने दूंगा, तुम्हारा ये एटीट्यूड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। मनीष को अपने पावर्स पर बहुत गुरूर था। देखो, तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा, आहान से उसे वार्न करते हुए कहा। मैं अपने किसी डिसीजन पे आज तक नहीं पछताया और तुम्हें सबक सीखना शायद मेरा सबसे सही डिसीजन है, मनीष ने आहान को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा। आहान की सादगी की वजह से अक्सर लोग उसे हल्के में ले लेते हैं और फिर पछताते हैं। मनीष के साथ भी ऐसा ही होने वाला था। आज के बाद से तुम जरूर पछताओगे, आहान ने कहा। यह तुम्हारी गलतफहमी है, मनीष ने कहा। इतना सुनकर आहान ने मनीष की तरफ आंख उठाकर देखा। उसकी आंखों को देखकर मनीष के शरीर पर पसीना आने लगा। कुछ तो बात थी आहान में जो उसके इमोशंस के साथ ही उसके आसपास का माहौल बदल जाता था। उधर मनीष का कॉन्फिडेंस देखकर नमिता खुश हो रही थी। उसने आहान के बारे में बहुत कुछ सुना था और वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसे ये सोचकर अच्छा लग रहा था कि अब मनीष उसे अच्छे से सबक सिखाएगा। ये सब देखकर नमिता मुस्कुरा रही थी, पर कुछ से पल में उसका मुस्कुराता चेहरा हैरानी में बदल गया था। मनीष आहान के सामने घुटने टेक कर बैठा था। नमिता को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपनी आंखें मली और फिर से देखा। नमिता जो देख रही थी वो बिल्कुल सच था। अंडरवर्ल्ड की दुनिया से ताल्लुक रखने वाला आदमी आहान के सामने घुटने टेक कर बैठा था। ऐसा कैसे हो सकता है, नमिता ने खुद से ही कहा। अब तुम्हें पछतावा है या अभी भी कुछ कमी रह गई है, आहान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। मनीष की बोलती बंद हो गई थी। उसने कभी भी किसी को इतनी फुर्ती से एक्शन करते नहीं देखा था। आहान के एक ही बार से मनीष समझ गया था कि ये कोई मामूली आदमी नहीं है।
मनीष के पास उससे माफ़ी मांगने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। जैसे ही मनीष ने माफ़ी मांगनी चाहिए उसने वहां पर रॉकी को देखा। रॉकी को देखकर मनीष की आंखों में चमक आ गई। मनीष दरअसल रॉकी और विक्की के लिए ही काम करता था। रॉकी को वहां देखकर मनीष को लगा कि अब वो उसे बचा लेगा और आहान से भी बदला ले लेगा। रॉकी भाई, मनीष ने बहुत उम्मीद से कहा। रॉकी का नाम सुनकर नमिता भी खुश हो गई। उसने रॉकी और उसकी ताकत के बारे में बहुत सुना था पर उससे कभी मिली नहीं थी। आज उसे उससे मिलने का मौका भी मिल गया था। वो जानती थी कि अंडरवर्ल्ड में रॉकी का बहुत नाम था। रॉकी को इतने करीब से देखकर नमिता ने सोचा कि वो उसके सामने अच्छा इंप्रेशन जरूर बनाएगी। रॉकी के पीछे पीछे की विक्की और विवान भी आए। विवान आहान का खास आदमी था। उसकी मां के चले जाने के बाद विवान ने उसका हमेशा साथ दिया था। तीनों आपस में हंसी मजाक करते हुए आ रहे थे। अचानक से उनकी नजर आहान और मनीष पर पड़ी। तीनों हैरान हो गए। मनीष आहान के सामने घुटने तक कर बैठा था। वो सोच रहे थे कि कहीं मनीष ने खुद को किसी मुसीबत में तो नहीं फंसा लिया था। उन्हें करीब आता देख मनीष खुशी से चिल्लाया, रॉकी भाई। इससे पहले इसके आगे मनीष कुछ बोल पाता रॉकी ने उसका अपनी आंखें दिखाकर मुंह बंद करवाया और सीधे आहान के पास गया और अपनी नजरें झुकाते हुए उससे बोला, यंग मास्टर, देरी से आने के लिए हम माफी चाहते हैं। ये देखकर नमिता और मनीष दोनों शॉकेड थे। मनीष ने नमिता को बताया था कि वो रॉकी भाई का राइट हैंड है। फिर उसने मनीष को आंखें दिखाकर आहान को यंग मास्टर क्यों बोला। यंग मास्टर, ये वर्ड दोबारा मन में दोहराकर नमिता और हैरान हो गई। क्या शौर्य जिसे अभी तक नालायक कह रहा था वो यंग मास्टर था। मनीष और नमिता दोनों के पैर कांपने लगे थे। वो आहान को जो समझ रहे थे आहान उससे बहुत अलग था। नमिता को इस वक्त शौर्य पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी वजह से ही उसने आहान को इतना एटीट्यूड दिखाया था। अगर वो अभी उसके सामने होता तो नमिता उसकी जान ले लेती। कोई बात नहीं, मुझे आए ज्यादा देर नहीं हुई है, आहान ने रॉकी से कहा। यंग मास्टर, इस बेवकूफ ने आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया। ये मेरी गलती है। आप जो सजा देना चाहे दे सकते हैं, रॉकी ने कहा। उसकी जरूरत नहीं है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं हुई, आहान ने कहा। इस वक्त आहान के लिए रॉकी और उसकी टीम इम्पोर्टेंट थी। उसके लिए रॉकी की इज्जत रखना ज्यादा जरूरी था और वैसे भी मनीष ने ऐसा कुछ किया नहीं था जिसके लिए कोई बड़ी सजा दी जाए। आहान को इतना शांत देखकर रॉकी ने चैन की सांस ली। वो समझ गया था कि कुछ बड़ा नहीं हुआ था, वरना आहान उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देता। इडियट, उठो अब और दफा हो जाओ यहाँ से, रॉकी ने मनीष की तरफ देखते हुए गुस्से में कहा। थैंक यू यंग मास्टर, थैंक यू, आप बहुत दयालु है, मनीष ने कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आहान का शुक्रिया अदा कैसे करे। रॉकी को आहान के सामने ऐसे देखकर मनीष समझ गया था कि अगर वो किसी की जान लेना चाहे तो आराम से ले सकता था। तुम यहाँ से तो बच गए पर मुझसे नहीं बचोगे। यंग मास्टर को परेशान करने के लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। सजा भुगतते हुए सोचना तुमने क्या किया है, रॉकी ने कहा। भले ही आहान से उसे माफ कर दिया था पर रॉकी आहान को दिखाना चाहता था कि उसके सबसे खास आदमी से भी ज्यादा उसके लिए आहान की अहमियत ज्यादा थी। वो हर हाल में आहान को खुश रखना चाहता था। हाँ रॉकी भाई, मैं ध्यान रखूंगा, मनीष ने हड़बड़ी में हाँ कहा और अपनी सजा के लिए मान गया। चलो, हमारा काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आहान ने मनीष को ताना मारते हुए रॉकी से कहा। जी यंग मास्टर, रॉकी, विक्की और विवान ने अपनी सहमति देते हुए कहा और आहान के पीछे अपने स्वीट की तरफ चले गए। इतने सब में आहान ने नमिता की तरफ देखा भी नहीं था। नमिता अपनी बेवकूफियों की वजह से बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। वो सोच रही थी, शौर्य कैसा पागल है, इतने बड़े आदमी का रिश्तेदार होते हुए भी उसकी इज्जत नहीं करता। वो चाहता तो आहान के सहारे बहुत कुछ हासिल कर सकता था पर उसे तो आहान को नीचा दिखाने से ही फुर्सत नहीं थी। अब नमिता ने तय किया कि वो शौर्य को कभी कांटेक्ट नहीं करेगी और आहान की असलियत भी नहीं बताएगी। वो चाहती थी कि शौर्य ऐसा बार बार करे और अंत में आहान के गुस्से का शिकार बने। जब नमिता वापस जा रही थी तब उसने आहान की कार देखी और उसे समझने में बिल्कुल वक्त नहीं लगा कि ये कार आहान की ही हो सकती है। उसने लंबी आह भरी और सोचा, अपनी नादानियों की वजह से मुझे इस कार में बैठने का मौका कभी नहीं मिलेगा। तारांकन उधर पाम ट्री होटल के लग्जरी स्वीट में आहान, रॉकी, विक्की और विवान बैठे थे। आहान ने उन्हें वहां बहुत जरूरी बात करने के लिए बुलाया था पर अपनी बात करने से पहले आहान ने विक्की से पूछा, विक्की अब तुम कैसे हो, तुम्हारी चोट ठीक हो गई? यंग मास्टर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, विक्की ने कहा। विक्की ने कभी नहीं सोचा था कि आहान उसे बचने मनाली तक आएगा। उसके मन में आहान के लिए बहुत इज्जत थी। कोई भी कभी किसी को बचने के लिए खुद को मुसीबत में डालता पर आहान ऐसा नहीं था। आहान वहां आया और विक्की को बचाया भी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने रजत और अभिषेक को अच्छा सबक भी सिखाया था। अगर आहान को फ्यूचर में कोई भी परेशानी होती तो विक्की उसकी मदद करने सबसे पहले आगे आता। आहान ने सेटिस्फैक्शन में अपनी गर्दन हिलाई और फिर रॉकी और विवान की तरफ देखा। क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? हाँ, मैंने मास्टर विवान का बहुत नाम सुना है, रॉकी ने कहा। विवान को देखकर रॉकी और विक्की दोनों वैसे भी हैरान ही थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आहान शिमला शहर में और किन किन को जानता था। विवान भी एलीट फैमिली से था।
उन्हें नहीं पता था कि आहान और विवान एक दूसरे को जानते हैं। आखिर आहान और किस किस को जानता है? उसने इन तीनों को क्या जरूरी काम से बुलाया है? विवान अग्रवाल शिमला के एक और रईस परिवार का बेटा था और उसके अलावा वो आहान का दोस्त भी था। आहान की मां के गुजर जाने के बाद से ही वो उसके साथ था। आहान को विवान पर बहुत भरोसा था। आहान ने रॉकी और विवान की तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? जी, मैंने मास्टर विवान के बारे में बहुत सुना है। ये बहुत पावरफुल और अच्छे इंसान है, रॉकी ने कहा। ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं जो ऐसा सोचते हैं, वरना आपके सामने मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, विवान ने कहा। विवान भले ही बहुत बड़े खानदान का था पर वो अपनी औकात जानता था। उसे पता था कि रॉकी और विक्की कितने पावरफुल है और वो उनके सामने किसी भी तरह की कोई बेवकूफ़ी नहीं करना चाहता था। रॉकी और विक्की में कुछ तो खास था जो सब उन दोनों की बहुत इज्जत करते थे। एक पल गुंडे बन जाते थे और दूसरे ही पल सबसे शराफत से पेश आते थे। उनके जैसा शायद ही पूरे शिमला शहर में कोई था। उन दोनों को एक साथ हैंडल करना नामुमकिन के आसपास था। सिर्फ आहान ही था जो दोनों को साथ में हैंडल कर सकता था और बदले में वो दोनों भी आहान की पूरी इज्जत करते थे। अब जब आहान को पता चल गया था कि तीनों एक दूसरे को जानते थे तब उसने उनका इंट्रोडक्शन नहीं करवाया। अब वो सीधा अपनी बात पे आया। शिमला में ऐसे कौन है जिससे हमें खतरा हो सकता है? शिमला शहर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था पर वहाँ की अंडरवर्ल्ड दुनिया बहुत स्ट्रांग थी। रॉकी और विक्की ईस्ट और वेस्ट संभालते थे और वहाँ के राजा थे। दूसरे पावरफुल लोग थे जो नॉर्थ और साउथ के राजा थे। आहान का ये सवाल पूछने के दो कारण थे। पहला ये कि वो रायजादा परिवार को रोकना चाहता था और दूसरा कारण शनाया थी। एक दिन शायद मुझे शिमला से जाना पड़ेगा, तब शनाया का क्या होगा? उसके और गिल फैमिली के बीच के रिश्ते ठीक नहीं हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि शनाया को किस किस से खतरा हो सकता है उसे पता होना चाहिए। आहान चाहता था कि उसकी गैरमौजूदगी में रॉकी और विक्की ही शनाया को संभाले। आहान की ये बात सुनकर दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तीनों जानते थे कि आहान क्या करना चाहता था। यंग मास्टर, शिमला बहुत बड़ा नहीं है पर यहाँ की अंडरवर्ल्ड दुनिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इस वक्त प्रकाश मल्होत्रा है जो नॉर्थ का राजा है और साउथ एरिया कनक शर्मा के अंडर आता है। बाकी सब तो छोटे मोटे लोग हैं जिन्हें संभालना मुश्किल नहीं है, रॉकी ने कहा। और हाँ, इस वक्त सब लोग कोहली परिवार को सबसे ज्यादा पावरफुल मानते हैं, विक्की ने नई जानकारी दी। आहान सब समझने की कोशिश कर रहा था। इतने में विवान ने कहा, यंग मास्टर, प्रकाश हमारे परिवार का हिस्सा है। ये बात सुनकर सब हैरान हो गए। प्रकाश नॉर्थ जोन का राजा था। आहान को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो अग्रवाल परिवार का हिस्सा होगा। वही विक्की और रॉकी सोच रहे थे कि जितना उन्होंने सोचा था अग्रवाल परिवार उससे ज्यादा बड़ा है, पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जो अग्रवाल परिवार से थे वो आहान के परिवार से भी थे, तो इसका मतलब ये था कि अब नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट से उन्हें कोई खतरा नहीं था, पर साउथ एरिया के बारे में अभी भी कुछ खास जानकारी नहीं थी। अच्छा, तो अब कनक के बारे में बताओ, आहान ने कहा। यंग मास्टर, कनक कोई साधारण नाम नहीं है, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और पावरफुल है, रॉकी ने बहुत सीरियस आवाज में कहा। अच्छा, ऐसा क्या है कनक में, बताओ मुझे। आहान के सिर पर शिकन आ गए। यंग मास्टर, आपने अमरनाथ शर्मा के बारे में सुना है?